बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत विश्व विधाता यानी कि G20 पर महा कवरेज। इस वक्त सबसे बड़े पैनल के साथ इंडिया न्यूज के साथ आप लगातार देख रहे हैं। भले ही महामंडपम के अंदर से कोई तस्वीर दिखानी हो, भले ही तमाम अतिथि जहां पर ठहरने वाले हैं एक एक मेन्यू की हर डिश बतानी हो, या वो स्वीट दिखाना हो। चाणक्य वो स्वीट हमने आपको दिखाया था जहां पर जो बाइडेन ठहरेंगे, क्योंकि G20 अपने आप में 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन के साथ इतना बड़ा समूह। तो हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त दिल्ली, आज हम जो मौजूद हैं, कल हम थे, आपने देखा था मंडपम में मौजूद थे, लेकिन आज भारत मंडपम के साथ हमको लगा कि हमें यहाँ पर आना चाहिए अपने मेहमानों के साथ, क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली इस वक्त जो ल्यूटेंस दिल्ली तब्दील कर दी गई है, वो तब्दील कर दी गई है इस तरह से। ये है, ये प्रतीक है इसका, यानी कि जब पीएम यहां से भाषण देते हैं तो कुछ इसी तरीके का प्रतीक जाता है। वो ये है अभेद किला, लाल किला। जी हां, तो इस वक्त G20 की है चर्चा। वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम। प्रधानमंत्री इंडोनेशिया रवाना हो रहे हैं 8 बजे कुछ ही देर बाद इंडो एशियान समिट के लिए, और फिर उसके बाद कल जो बाइडेन पहुंच जाएंगे। फिर द्विपक्षीय है, और 9 और 10 को सबसे बड़ा विश्व समागम, सबसे बड़ा ये यहाँ पर G20 रहने वाला है, जब सबसे बड़ी ताकतें यहाँ पर मौजूद रहेंगी। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है, मैं जल्दी से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, फिर उसके बाद जो है हम एक रिपोर्ट का रुख करेंगे। मनोहर केसरी हमारे साथ मौजूद है। मनोहर केसरी लगातार भारत मंडपम से एक एक जानकारी हमारे साथ शेयर करते रहे हैं। बाहर जितने डेलीगेट्स आए हैं, क्या तैयारियां चल रही थी, क्या निर्देश आज नहीं दिए गए हैं, कैसे कौन क्या पहुंचेगा, क्या शटल चलेगी, अंदर कैसे पहुंचा जा सकता है, वो तमाम एक्सक्लूसिव जानकारी वो हम तक देंगे। राजीव चंद्रशेखर, पीयूष गोयल, तमाम मंत्री कैसे लगे, वो उनसे बात कर रहे हैं, वो भी हमें बताएंगे। प्रोफेसर गिरी हैं। वसुधैव कुटुंबकम का जब नाम आता है, भारत का जब नाम आता है, तो G20 जब साथ जुड़ता है तो कैसे वसुधैव कुटुंबकम, वन वर्ल्ड, वन फ्यूचर और वन फैमिली हो जाता है। हमारे साथ मेजर शाह है। कहा जा रहा है इस वक्त दिल्ली अभेद किला हो चुकी है। एवरी नूक इन कॉर्नर इस वक्त देखा जा रहा है, उसके रडार पर है। तो कैसे ये पॉसिबल हो पाया? लेकिन उससे पहले शुरुआत एक रिपोर्ट के साथ, और एक और बताते चलें, महिमा भी हमारे साथ मौजूद है। महिमा कटारिया, जो कि लगातार मंडपम से रिपोर्टिंग कर रही हैं, लगातार हमें वो तमाम तस्वीरें दिखा रही हैं। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। G20 समिट के लिए हिंदुस्तान तैयार। अमेरिका, ब्रिटेन से लेकर फ्रांस तक जोश हाई। मेहमानबाजी के लिए दिल्ली को है इंतजार। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का दिल्ली आने से पहले यू टर्न। भारत की तरक्की से क्या जल रहा है चीन? G20 सम्मेलन के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। मेजबानी के लिए दिल्ली सज चुकी है। 9 और 10 सितंबर को दुनिया के 20 ताकतवर देशों के दिग्गज नेता दिल्ली के मंच पर होंगे। खाने से लेकर सजावट तक का फुल प्लान तैयार कर लिया गया है। जमीन से आसमान तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हवाई सुरक्षा के लिए जहां मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं, वहीं सेना के हेलीकॉप्टर एयर पेट्रोलिंग करेंगे। पहली बार एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाया गया है। हिंदुस्तान ही नहीं, बल्कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा में जोश का माहौल है। भारत आने के लिए मेहमानों की लंबी लिस्ट है। लेकिन ऐन मौके पर चीन के राष्ट्रपति अपनी जगह अपने प्रधानमंत्री को G20 में भेज रहे हैं। आखिर चीन भारत के बढ़ते कदम में बार बार इस तरह का अड़ंगा क्यों लगाना चाहता है? चीनी राष्ट्रपति के दिल्ली प्लान कैंसिल से कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं, और माना जा रहा है कि चीन की फितरत ही है अड़ंगा लगाना। G20 समिट में नहीं आ रहे हैं जिनपिंग। चीन के प्रधानमंत्री इसमें शामिल होंगे। भारत की प्रगति से क्या चीन जलता है? वैश्विक मंच पर कूटनीतिक तनाव बढ़ सकता है। जिनपिंग के नहीं आने से बाइडेन भी निराश हैं। दरअसल चीन का आर्थिक विकास भारत के आर्थिक विकास से काफी पीछे है। पीएम मोदी 2 टूक कह चुके हैं। बॉर्डर विवाद पर चीन को अपनी हद में रहने की जरूरत है। दावा किया जा रहा है
कि चीन सीधे इसका विरोध नहीं कर पा रहा है, इसलिए G20 को जरिया बना रहा है। लेकिन चीन का यह फैसला भारत और चीन के बीच के संबंधों को और भी खराब कर सकता है। ऐसा लगता है जैसे चीन को बस अड़ंगा लगाने के लिए बहाने की जरूरत है। जैसे देखिए किस तरह के अटपटे विरोध चीन की तरफ से किए जा रहे हैं। भारत चीन बॉर्डर पर विवाद है एक बड़ा मुद्दा। पर्यावरण के लिए जीवन शैली जैसे मुद्दे जो भारत की तरफ से उठाए गए हैं, उस पर भी आपत्ति है चीन को। महिला नेतृत्व वाले विकास से भी चीन को आपत्ति है। वसुधैव कुटुंबकम के नारे जो भारत की तरफ से दिए जा रहे हैं, उस पर भी चीन विरोध कर रहा है। वहीं अफ्रीकी देशों को G20 में शामिल करने का प्लान पीएम मोदी की तरफ जो बताया गया, उस पर भी चीन की नाराजगी है। वहीं भारत के हर सुझाव पर चीन आपत्ति दर्ज कर रहा है। चीन ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि भारत की बढ़ती ताकत को रोका जाए। G20 एक वैश्विक मंच है और भारत की बढ़ती ताकत का अंदाजा चीन को हो रहा है। खासकर बॉर्डर पर चीन की मनमानी पर मोदी सरकार का कड़ा स्ट्राइक हुआ है, इसलिए चीन छटपटा रहा है। तभी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, लेकिन दुनिया में चीन की हरकत से मैसेज गलत जा रहा है। चीन को समझाने की हर कोशिश भारत कर चुका है, लेकिन चीन बस मनमानी करने पर अड़ा है। G20 से जिनपिंग का नदारद होना चीन की आर्थिक और कूटनीतिक सेहत के लिए बिल्कुल सही नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देखा चीन की शंका, खैर इस पर भी हम बात करेंगे कि आखिरकार शुरुआत में पूरा वायदा करके आखिरकार ऐसी क्या आशंका रह गई कि शी जिनपिंग अंतिम वक्त पे मना कर गए। आखिरकार ये भी उनको कहना पड़ा, नहीं मैं आसियान भी नहीं जा रहा, इस कारण से जो है मैं यहाँ पर भी नहीं आ रहा। लेकिन इसके पीछे बहुत से कारण कहे जा रहे हैं। जो बाइडेन ने कहा कि नहीं इससे निराशा हुई, एक मंच पर रहते तो अच्छा होता। पिछली बार आपको इंडोनेशिया का वो फ्रेम याद होगा जिस वक्त शी जिनपिंग मौजूद थे, और उससे पहले भी जो G20 की बैठकें शी जिनपिंग ने अब तक कोई मिस नहीं की है। लेकिन इस बार उनका ना आना एक नेगेटिविटी के तौर पर देखा जा रहा था, भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत के तौर पर। खैर इस पर भी हम चर्चा करेंगे जो भी आपको रिपोर्ट में दिखाया। लेकिन यहाँ कुछ ही देर बाद पीएम निकलने वाले हैं आसियान के लिए, इंडो-एशियन समिट के लिए। तो ऐसे में जब भारत निकलने वाले पीएम निकलने वाले हैं, तो ऐसे में अंतिम वक्त में आज तमाम तैयारियां की गई हैं, सबको ब्रीफ किया गया है, पीएम को बता दिया गया है कि एवरीथिंग इज डन, सब कुछ हो चुका है। क्योंकि कल इसी वक्त जब आप और हम बात कर रहे हैं, जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति लैंड कर चुके होंगे, तो बहुत ज्यादा यहां पर जिम्मेदारियां थी। पीएम को सब बता दिया गया है कि एवरीथिंग इज डन, तब पीएम जाएंगे और उसके बाद वो वापस आएंगे। मनोहर केसरी लगातार उन अपडेट्स पर, उन कवरेज पर नजर रखे हुए थे। मनोहर, क्या कुछ हुआ दिन भर, आज क्या कुछ चलता रहा, तो आखिरकार पीएम थोड़ी देर में जाएंगे? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया जाने से पहले तमाम वो होमवर्क कर चुके हैं। आज काउंसिल्स की बैठक हुई, तमाम मिनिस्टर्स को बता दिया गया कि उन्हें क्या करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि G20 इंडिया ऐप है, तो सभी मिनिस्टर्स को कह दिया गया आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इसी से ही सारी जानकारी उन मिनिस्टर्स को मिलेगी। लेकिन ये आम लोगों के लिए ऐप नहीं है, ये मैं बता दूं, दर्शकों को भी बता दूं, आम लोगों के लिए नहीं है। जो इसमें ऑफिसर्स होंगे, जो मीडिया कर्मी होंगे, या जो मिनिस्टर्स होंगे, या जो विदेशी मेहमान हमारे आ रहे हैं, सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कल लैंड करने वाले हैं, उन सबों के लिए हैं। और नाइजीरिया के आप देखेंगे उनके मेहमान पहले भी आ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में तो उस ऐप में क्या रहेगा, मतलब आपको इससे जुड़ी कोई जानकारी, आप लिंकिंग होती रहेगी G20 की, क्या रहेगा? देखिए, बिल्कुल सचिन, मैं अपने दर्शकों को बता क्योंकि ये जैसे ये कह रहे हैं कि जो डेलीगेट्स आएंगे, जो राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, उन तक ये ऐप, उनको पहले से ही कह दिया गया कि ये आपके लिए ऐप है। और जो मंत्री और सांसद जो वहाँ मौजूद रहेंगे, और जो मुख्यमंत्री जिनको न्योता दिया गया डिनर का, उनके लिए ये सिर्फ ऐप है। या फिर वो मीडिया कर्मी जिनका एक्रेडिटेशन हुआ है, जिसके बारे में अनुराग ठाकुर कह रहे थे कि 3000 के करीब इंटरनेशनल डेलीगेशन है, इंटरनेशनल मीडिया है जिनका एक्रेडिटेशन हुआ है। एंड मनोहर केसरी इज वन ऑफ देम, मनोहर केसरी उनमें से एक हैं, इसलिए उनके पास वो ऐप है। मनोहर दिखाइए जरा और बताइए थोड़ा ये क्या करेगा। मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये आप देखिए G20 इंडिया ऐप है,
और इसमें G20 प्रेसिडेंसीशिप जो हम कर रहे हैं, अध्यक्षता जो कर रहे हैं, इसमें सारी जानकारी G20 के बारे में होगा। देखिए अबाउट G20 इंडिया 23 हमारे भारत ने अब तक क्या किया है, वर्क स्ट्रीम सबके काम डिसाइड हैं, कौन कहाँ पर मिलेगा, किस हॉल में क्या चीज़ रहेंगी, कहाँ पर क्या एग्जीबिशन होगा, कहाँ हम स्वदेशी प्रोडक्ट को जो है सो डिस्प्ले करेंगे, सारी जानकारी होगी। इसके बाद G20 सेक्रेटरिएट में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि 24/7 वर्क्स चल रहे हैं, सभी का काम डिसाइड किया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जानकारी होगी। नेविगेशन, जो हमारे विदेशी मेहमान आएंगे उनको पता नहीं है हमारी दिल्ली के बारे में, तो नेविगेशन तमाम एक एक शहरों के बारे में, दिल्ली के जो भी टाउन है, जो भी इतिहास है, उनके बारे में भी जानकारी देंगे। हमारा जो कल्चर है, विरासत है, इसकी भी जानकारी इसमें रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा भारत मंडपम है, उसके अंदर एक एक्सपेरिमेंटल जोन होगा। उस एक्सपेरिमेंटल जोन में गीता के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गीता होगा। अगर आप कोई भी सॉल्यूशन चाहते हैं, एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ, एक ये डिजिटल गाइड हो गया। अगर जो विदेशी मेहमान हैं यहाँ पर, जितने बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनके लिए डिजिटल गाइड हो गया कि वहां से आपने एक्सेस किया और उसके बाद आप नेविगेट कर सकते हैं एक हॉल से दूसरे हॉल, किस जगह क्या चल रहा है, कौन सी एग्जीबिशन है, तमाम जगह जा सकते हैं, कौन सी मीटिंग कब चल रही है। मैं इस वक्त प्रोफेसर गिरी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ मेजर अली शाह मौजूद हैं। लेकिन मेजर अली शाह, मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर लाना चाहता हूँ ऑन सिक्योरिटी एस्पेक्ट। कल इसी वक्त जब आप और हम बात कर रहे हैं, कल इसी वक्त जो बाइडेन आ चुके होंगे। अभी हमने देखा है कि दिल्ली को किस तरीके से तब्दील किया गया है, लेकिन ये भी रियलाइज किया गया, बताया गया दिल्ली को कि पैनिक ना करें, कोई ऐसा कोई बड़ा लॉकडाउन नहीं है, दिल्ली आम तरीके से चल रही है, लेकिन उस जगह को सिक्योर किया गया है। मैं ये देख रहा था C1, उससे नजर रखी जा रही है, ये कोई उपकरण है, आप बताइएगा। और ये स्पेशल कहा गया एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली का हर नुक्कड़ और कोना इस वक्त राडार पर है। मैं इसका क्या मतलब समझूं? आप तो सिक्योरिटी को लेकर के, डिफेंस को लेकर कितने जानते हैं? जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है सचिन भाई। देखिए G20 यानी कि और बाहर से 19 देशों के कंट्री हेड्स यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे मौजूद होंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है हिंदुस्तान के लिए। जो बाइडेन साहब होंगे, इनके अलावा और हेड ऑफ प्रेसिडेंट होंगे, हेड ऑफ स्टेट्स होंगे, तो जाहिर सी बात है सिक्योरिटी को मद्देनजर में रखते हुए इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। हर तरीके से एवरी नुक एंड कॉर्नर, हर जगह पे लोग जहाँ पे सोच नहीं सकते, अभी मॉनिटर हो रहे हैं, अभी भी हमारे पे नज़र रखी हुई है। अभी पुलिस कंट्रोल रूम से हम पे भी लोग, जहाँ पे भी जो हमें देख रहे हैं, और दिल्ली में जो भी लोग आए हैं कभी। ठीक है, मतलब जो इन्होंने कहा वो सही है। वो जो MC1 का जिसका हम जिक्र कर रहे थे, अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं उसकी नजर रखी जा रही है, उसके भी वो एक्टिविटी भी यहाँ पर कंट्रोल्ड हो रही है, और होनी भी चाहिए। जब इतना बड़ा विदेशी मेहमान, इतना बड़ा अगर आयोजन है, तो उसकी जिम्मेदारी भी उसकी बनती है जो उसे होस्ट कर रहा है। बिल्कुल। और देखिए जो कल की बात है, कल के लिए, परसों की बल्कि मैं बोलूँगा, तो जो स्कूल्स, कॉलेजेस हैं, ऑफिसेज हैं, उनको ऑनलाइन बोल रखा है कि आप लोग घर से ऑनलाइन काम करना। तो वो लोग अपने घर में, तो ऐसा कोई मेजर लॉकडाउन की कोई परेशानी की कोई बात नहीं है, बट कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि भाई कि कुछ हादसा हो जाए, भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, तो उसके बाद के हम चक्कर काटते रहे, नहीं। तो हमने पूरी कहीं पे, आप जो भी लोग दिल्ली आए हैं ना, वो देखा होगा, कभी कभी आप लुटिन दिल्ली से गुजरते हैं तो देखते हैं पुलिस ने रास्ता ब्लॉक कर रखा है। क्यों? कोई VIP मूवमेंट हो रही है, अरे भाई छोड़ दो, हमें जाने दो, हमें फ्लाइट पकड़नी है, हमें ट्रेन पकड़नी है, होता है अक्सर। यहाँ पे आप सोचिए, आप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के लिए आप रुकते हैं, यहाँ पे दुनिया भर के 20 राष्ट्र के हेड ऑफ स्टेट्स मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है हर चीज़। और मैं आपको बताऊँ, जहाँ जो लोग सोच रहे हैं ना कि भाई फ़ोन भी टैप होंगे, फ़ोन हर एक के लोग सोच रहे होंगे कि अरे हमें कोई फर्क नहीं, कोई जी नहीं, हर चीज़ हर एक पे नजर होगी। और जिसे देखा जाए ना कि आप एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चीन है, ठीक है, इतनी हल्की सी किसी की भी शरारत, इतनी हल्की सी भी किसी की कोशिश, भारत का जो है, भारत की जो छवि है पूरे विश्व में, ये बताने के लिए काफी होगी। देखिए G20 करवाने चले थे, लेकिन कश्मीर तक में अब तक जो है सक्सेसफुल समिट्स हुई हैं। महिमा भी हमारे साथ मौजूद है, महिमा को इंक्लूड करता हूं, फिर उसके बाद प्रोफेसर साहब मैं आपके पास आऊंगा। महिमा, आप लगातार मंडपम से रिपोर्टिंग कर रही हैं, लगातार कोशिश ये की जा रही है। मैंने एक चीज और देखी है, जैसे जैसे गेस्ट आ रहे हैं, जैसा कि बताया कि मनोहर ने, गीता गैलरी दिखाई गई है, वहां पर लाइव चीजें होती रहेंगी, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम, वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो इसका मतलब वही चीज दिखाने की कोशिश अंदर भी की जाती रहेगी। और अंदर क्या प्रोडक्ट्स, एग्जीबिशंस, ये क्या कुछ चल रहा है?
बिल्कुल सचिन, क्योंकि मैं लगातार आपको सुन रही थी जिस तरीके से आप बता रहे थे, और मनोहर जी ने भी बताया कि अभी आज जो सबसे नई चीज़ सामने आई है वो आई है कि किस तरीके से G20 की जो ऐप है वो सभी फॉरेन डिग्नेटरीज के लिए आएगी, और साथ ही साथ सबसे स्पेशल बात इसमें ये होगी कि ये मल्टीलिंगुअल है, यानी कई सारी भाषा में होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का नेविगेशन करना है तो वो कई भाषा में दिखाया जाएगा, जर्मन, पोर्टुगीज, कई ऐसी तमाम भाषाएं। लेकिन अब बात की आपने भारत मंडपम की कि आखिर भारत मंडपम में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं वसुदेव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये लगातार प्रधानमंत्री का नैरेटिव रहा है कि इस बार जब भारत में, क्योंकि अध्यक्षता भारत की है G20 की, तो जो थीम रहेगी G20 की वो वसुदेव कुटुंबकम है। हालांकि भारत अपने आप को साउथ ग्लोबल कहता है, तो तमाम चीजें यहाँ पर अब भारत मंडपम में देखने को मिलेगी। एक डांसिंग गर्ल होगी जो कि रिसेप्शन पे प्लेस की जाएगी, जो वेलकम के लिए जितने भी फॉरेन डिग्नेटरीज हैं उनके लिए उनके वेलकम के लिए रखी जाएगी। साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काफी जोर दिया गया है, जो कि डिस्प्ले करेगा। अब चाहे वो हमारा वैदिक एरा हो गया, चाहे कौटिल्य ने किस तरीके से इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई थी उसको भी डिस्प्ले किया जाएगा। जैनिज्म, बुद्धिज्म, तमाम जो हमारे धर्म है, रिलीजन है, उन सभी को यहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा जो भव्य या ग्रैंडियर जिसे कहते हैं, ITPO जो कहा जा रहा है भारत मंडपम, जिसे एक नेशनल प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था, एक मल्टी कन्वेंशनल सेंटर है, उसमें तमाम चीजें देखने को मिलेंगी हमारे कल्चर के बारे में, क्योंकि रिच कल्चर ये इंडिया दिखाता है। क्योंकि सचिन, हमने हमेशा देखा है जब बात आती है भारत की या इंडिया की तो लोग यही सोचते रह जाते हैं कि प्रिमिटिव है। इंडिया की अगर बात आती है तो प्रिमिटिव है। तो किस तरीके से भारत के कल्चर को दिखाया जाएगा, और कल्चर किस तरीके से दिखाया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से दिखाया जाएगा। यानी जब बात आती है टेक्नोलॉजी की तो टेक्नोलॉजी में भी भारत पीछे नहीं है। तो तमाम चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। टेक्नोलॉजी की अगर बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने को मिलेगा, यानी कि अगर बिल्कुल तो वहां पर अगर एक सॉफ्ट पावर, इसे सॉफ्ट पावर कहा जाता है कि जब तक आप अगर दुनिया में, ठीक है, हथियारों के दम पर एक विश्व शक्ति बन जाते हैं, वो कोई भी हासिल कर सकता है, वो चीन हासिल कर सकता है, वो आप ऑटोक्रेट बन जाते हैं। लेकिन सॉफ्ट पावर बनना हर एक के बस की बात नहीं होती। उसके लिए आपको आध्यात्म चाहिए, उसके लिए आपको सनातन चाहिए। अंदन किस तरीके से प्रोफेसर गिरी वहाँ पर रामायण का जो मंचन है वहाँ पर वो रखा गया है, किस तरीके से उनकी जो है अंदर जो है गीता के लिए अलग से जो है गीता गैलरी वहाँ पर बनाई गई है। और यही तो भारत है। और इसी भारत से क्यों फिर लोगों को जो है, कई लोगों को दिक्कत हो रही है। यही तो भारत है वसुधैव कुटुंबकम, यही तो भारत है वो पुरातन काल का। भारत का और भी है कि हमसे सबसे बड़ा देश है दुनिया में, और सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लोग तो विरोध करेगा ही, है ना। विरोध के बिना लोकतंत्र भी नहीं होता है। ठीक है, आपने सही कहा कि ये जो हमारा धर्म है और संस्कृति है, देखिए एक देश लीजिए इंडोनेशिया, जहाँ प्रधानमंत्री जा रहे हैं, ये मुस्लिम बहुल देश है, उसमें रामायण पढ़ाया जाता है। मुस्लिम लोग ही रामायण कथा करते हैं। ये नहीं कि बाली में होता है जहाँ हिंदू हैं, जहाँ मुस्लिम लोग हैं। मैं देख के आया हूँ, थोड़ा सा उसको डिस्टर्शन करने। मैंने भी देखी है, वो अयोध्या में आकर के बाकायदा डिपिक्ट करते हैं, और मतलब बहुत खूबसूरत, बिल्कुल खूबसूरत करते हैं, और मुस्लिम लोग ही करते हैं। तो ये भारतीय संस्कृति का इसका प्रभाव है। सॉफ्ट पावर जरूरी है, डिप्लोमेसी में सॉफ्ट पावर काम करता है, लेकिन जहाँ कॉन्फ्रंटेशन हो जाता है, जब टकरार हो जाता है, तो हम मिलिट्री पावर काम करता है। लेकिन सॉफ्ट पावर इंडिया के पास काफ़ी है। सही कह रहे हैं, भरपूर है। हमारा सभ्यता, हमारा संस्कृति, और इंडिया सबसे पुराना सभ्यता है दुनिया में। 5000 ईयर ओल्ड जो कहते हैं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की बात चल रही है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म सबसे पुराना है बाकी धर्मों से। तो ये सामने आना चाहिए, सही हो रहा है। लेकिन आपने जो कहा जिसको विरोध हो रहा है, चर्चा हो रहा है, वो होगा ही। ये भी लोकतंत्र है, और ये भी हमारा एक खूबसूरती है इंडिया के कि ये सबसे बड़ा लोकतंत्र है। एशिया में कोई दुनिया का प्राचीनतम शहर काशी हमारे भी। हाँ जी, हाँ जी, काशी काशी का कायाकल्प कैसे पीएम ने किया, हाँ। वो भी एक अद्भुत कहानी है। हमने देखा है किस तरीके से काशी कॉरिडोर जो है वो बना, वो सक्सेसफुल हुआ। तो ऐसे में मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि एक तरफ विकासशील देशों ने ही अब तक G20 का आयोजन किया है। G20 के आयोजन में आप पैसा खर्च कर सकते हैं, सिक्योरिटी के लिए आप अपनी जिसे कहते हैं कि अपने बेस्ट सुरक्षाकर्मी लगा सकते हैं, बाहर से जो है और भी सुरक्षाकर्मी हायर कर सकते हैं, एजेंसीज हायर कर सकते हैं। लेकिन वो चीज़ जो आपके भीतर, यानी कि वो चीज़ जो आपके पास है, जैसे कि मैं काशी का जिक्र कर रहा हूँ, मैं महाभारत का जिक्र कर रहा हूँ, मैं गीता का जिक्र कर रहा हूँ, ये उन विकासशील देशों के पास शायद नहीं है, वो आपके पास है। जब आप इसको भी शोकेस करते हैं, तब आप कैसे बाकियों से भिन्न हो जाते हैं?
आपने ये भी सही कहा, G20 जो है आर्थिक रूप से सबसे बड़ा ताकतवर गुट है। ये G7 से शुरू हुआ, फिर G8 बना, फिर G19 बना, यूरोपियन यूनियन G20। अब दुनिया में सबसे ताकतवर लोग देश हैं और लोग आए हुए हैं। इसमें आपका जो दृष्टिकोण है कि हमारा जो संस्कृति और सभ्यता है उसको हम अब G20 का ताकत से जोड़ दें तो हम भिन्न दिखेंगे। तो इंडिया तो भारत का जो है ये छवि पुराना ही है, ये कि भारत हट के है, हमारा गंगा जमुन का तहजीब है, हमारा जो पुराना सभ्यता है, लोकतंत्र का आधार है। जो हम कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, लोकतंत्र का हम जननी है। तो ये सब ठीक है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में है ना, सांप्रदायिक जीवन में हम लोग ये पढ़ाते हैं कि आज देश का जो मापदंड है, आपके पास टेक्नोलॉजी कितना है, आपका जीडीपी क्या है। अब जीडीपी जब हम लोग 5th लार्जेस्ट कंट्री बने तब इंडिया का नोटिस हुआ। इंडिया की चीज़ पहले से भी था, लेकिन जब चाइना आगे बढ़ गया, इसीलिए कि चाइना की जीडीपी तेज था और 3 दशक से ये बढ़ते आ रहा है, तो हमें उसको आपने चाइना का जिक्र किया, 5th लार्जेस्ट हैं। प्रधानमंत्री लाल किले से, यही हमारे पीछे से लाल किले से ऐलान कर चुके हैं 3rd लार्जेस्ट बनना है 21 साल में। और चाइना जो है मोस्ट पॉपुलस कंट्री, जो हम ऑलरेडी बन चुके हैं चाइना को पछाड़ करके। तो ऐसे में अरविंद जी, चाइना का बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक ही आएंगे, शी जिनपिंग आ रहे हैं, लास्ट मोमेंट पे ये कह देना वो नहीं आएंगे, उनके जो प्रधानमंत्री है फ्यांग वो आ रहे हैं। ऐसा क्या आपको लगा कि डिप्लोमेटिक तरीके से चेंज हुआ, या फिर चीज़ें कुछ अलग तरीके से चल रही थी? अरुणाचल का वो नक्शा आना, जिसमें चीन जो है अरुणाचल को अपना दिखा देता है, पहले से विवादित चीज़ें करता रहा है। इस बीच चल रही थी कि शी जिनपिंग आने वाले हैं, उसके बाद नेपाल, अक्साई चीन, तमाम हिस्सों को जो अपना हिस्सा दिखाता है, वो चीज़ें वो साथ साथ कर रहा था। इधर G20 की तैयारियां भी चल रही थी, तो वो दोनों चीज़ें साथ ही करके इकट्ठी करके लास्ट मोमेंट पे कहता है कि हम नहीं आएंगे। क्या मतलब इसका? मुझे लगता है कि ये साफ तौर पे चीन का फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है, और हमें ये अच्छे से मालूम है कि चीन ये क्या कर रहा है। उसको खाली यही समस्या नहीं है, यहाँ तक कि उसमें जो वसुधैव कुटुंबकम जितना शानदार संदेश दिया गया है उसको उससे भी तकलीफ है। और वो ये कह रहा है कि हिंदी में क्यों लिखा है इसे, वो कह रहे हैं कि हिंदी में होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये तो यूएन की एक ऑब्जेक्शन ये आया कि संस्कृत लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है G20। हाँ बिल्कुल होना ही चाहिए, संस्कृत ज्ञान का भंडार है और चीन भी सीखें। यहाँ तक कि बहुत सारे जो पुराने चीनी यात्री है वो भारत आके वो भाषा सीख के गए हैं। मैं आपके चीन के उस ऑब्जेक्शन की बात करूंगा, और चीन आपने कहा कि ये फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन जब आप ये कहते हैं संस्कृत का इस्तेमाल हो रहा है, जब हम ये कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, आज हम जिस जगह पे खड़े हैं, अब सेतुदा को मैं कहूँगा जो हमारे कैमरामैन है, अगर वो दिखा पाएँ, देखिए मेरी सड़क के इस तरफ जो है वो गौरी शंकर मंदिर है, वो भी इस वक्त जो है देखिए इस वक्त पूजा वहाँ पर चल रही है क्योंकि जन्माष्टमी आने वाली है। पीछे जो है वो यहाँ पर लाल किला है, अभेद लाल किला, जहाँ पर प्रधानमंत्री ने तिरंगा फहराया था। ये देखिए चांदनी चौक का वो इलाका है जहाँ पर खास तौर से जो व्यंजन है वो सौंपे जाएंगे, परोसे जाएंगे भारत मंडपम में, क्योंकि यहाँ पर भी अपना इतिहास है, घंटे वाला स्वीट्स है, तमाम चीज़ें हैं, रबड़ी है, मलाई है, तमाम चीज़ें जो कि इंतज़ार कर रही हैं यहाँ पर मेहमानों का पेट भरने के लिए। और ये अभेद लाल किला है, और इसीलिए मैं कह रहा था एक तरफ मंदिर, एक पर लाल किला, और पिछली तरफ पड़ती है ऐतिहासिक जामा मस्जिद। यही है इंडिया, यही है भारत, और यही दिखाने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर के शायद किसी को परेशानी हो रही है। तिरंगा मतलब यही है। आप देखिए जिसको देख करके सिर्फ एक नेगेटिविटी बनाने की कोशिश की जा रही है, वो और कुछ नहीं है, वो ये है, और ये हमारी ताकत है। अरविंद जी, इस ताकत से फिर चीन को क्या दिक्कत है? दरअसल चीन जो यहाँ नहीं आ रहा है, दरअसल जयशंकर साहब इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि डिप्लोमेसी में आप अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी एक्शन, बहुत सारी चीज़ों से वह संदेश देते हैं। अगर शी जिनपिंग अगर इंडिया नहीं आ रहे हैं तो वो ये संदेश देना चाह रहे हैं कि भारत को चीन का पिछलग्गू बनकर हमारी नीतियों का अनुसरण करना चाहिए, जबकि भारत ऐसा नहीं करना चाहता है। भारत जानता है, क्योंकि उसने बहुत ही वाइजली पूरे G20 के एजेंडे को सेट किया है, और हम ऊपर से देखने पर लगता है कि अरे या तो ये पूरे विश्व के लिए सोच रहा है, या विश्व बंधुत्व का संदेश है जो उसके लोगों से भी लग रहा है। पर वास्तव में अगर अंदर जाके देखेंगे तो भारत अपने हितों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुरक्षित कर रहा है। हमें ये मानना पड़ेगा कि यूएन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं अब वो धीरे धीरे इररिलेवेंट होते जा रहे हैं, और जो G20 जैसे ऑर्गेनाइजेशंस है वो मजबूत होते जा रहे हैं। और ऐसे में उसकी बागडोर अगर भारत के पास रहती है तो ये भारत का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं अगले साल तक, क्योंकि
G20 होस्ट करने के बाद अगले साल तक आप जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी में चले जाते हैं, उसके बाद मोस्ट पॉपुलस कंट्री आप हैं, लगातार जिस तरीके से आप विकास कर रहे हैं उस तरीके से आप विकास करते रहते हैं। चीन की फ्रस्ट्रेशन तो और बढ़ेगी, क्योंकि चीन मेरे ख्याल से सिर्फ इसी तरीके से है कि 85% उसी ग्रुप में रह करके सबसे ज़्यादा कोई इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है जीडीपी में, तो वो शायद भारत है, जो कि चीन को पसंद नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड की जीडीपी है 85% वो इसी ग्रुप से आ रही है। सचिन साहब, जहाँ तक मुझे लगता है कि अगला जो साल होने वाला है वो चीन के लिए और भी दुखद होने वाला है, क्योंकि जो अर्थशास्त्रीय अंदाज लगा रहे हैं कि जो भारत का जो डेवलपमेंट होगा वो चीन से भी ज़्यादा होगा। भारत की जो ग्रोथ रेट का जो एजम्पशन है, जो इकोनॉमिस्ट लगा रहे हैं, वो चीन से ज़्यादा है। तो अब ये देखिए कि चीन को क्यों नहीं तकलीफ होनी ही चाहिए, क्योंकि जो वर्ल्ड लीडर जो देखने का वह सपना देख रहा है, और दरअसल मूलतः जितनी भी कम्युनिस्ट कंट्रीज़ होती है उनमें एक आयरन कर्टन बनाया जाता है कि अंदर वास्तविकता कुछ और होती है और वो बाहर कुछ और दिखाते हैं। तो ऐसे में अंदर क्या स्थिति है, उनका डेवलपमेंट कितना सस्टेनेबल है? भारत के सामने तो सब कुछ खुला है और भारत जितनी लंबी दौड़ लगाना चाहता है लगा रहा है। चीन अब ग्रोथ रेट में पीछे खिसक रहा है और भारत आगे बढ़ रहा है, तो दिखाई दे रहा है फ्यूचर। मतलब वो दिखाता वही है जो सिर्फ दिखाने की कोशिश करता है। पीपल्स डेली में छाप दिया कि हमने नहीं, उन्होंने भारत ने बुलाया था तो उनको यही मानना पड़ता है। असली तस्वीर तो अभी पूरी दुनिया ही नहीं जानती, शायद इसलिए चीन थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है। लेकिन भारत पूरे तरीके से तैयार है। अब अगर कोई दुनिया का कोई पार्ट जो है इससे अगर गलत तरीके से लेता है, नेगेटिव तरीके से लेता है लगे, लेकिन प्रधानमंत्री तो साफ तरीके से कह चुके हैं कि पूरी दुनिया एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, वन वर्ल्ड वन फैमिली वन फ्यूचर, यानी कि सबका फ्यूचर भी साथ है, कन्फ्रंट्रेशन से नहीं रहने वाले हम। एक रिपोर्ट देख लेते हैं किस तरीके से जो है खास आकृतियां, तमाम जो चीजें लाई गई हैं आरजू की, फिर आगे बढ़ेंगे। इस वक्त मैं दिल्ली गेट पर मौजूद हूं और आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से सुंदर आकृतियों के साथ दिल्ली को सजाया गया है। और वहीं आपको दिखाएंगे तस्वीर एक बार किस तरीके से व्हाइट स्टोन से इन शेरों को बनाया गया है और बीच में एक सुंदर सा फाउंटेन लगाया गया है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से इस फाउंटेन को बनाया गया है और दिल्ली के जगह जगह पे लगभग 100 से ज्यादा इस तरीके के फाउंटेन जो है वो लगाए गए हैं, ताकि जो दिल्ली की सुंदरता है उसको और बढ़ाया जा सके। वहीं आप देख सकते हैं कि उसके आसपास पेड़ों को भी लगाया गया है। दिल्ली में जिस तरीके से प्लांटेशन की ड्राइव चलाई गई है उसमें भी लाखों की संख्याओं में पेड़ों को लगाया गया है। ये रास्ता आपको बता दें कि रास्ता राजघाट की तरफ जाता है और ये उम्मीद की जा रही है कि जो डेलीगेट्स आएंगे, फॉरेन डेलीगेट्स, वो राजघाट की तरफ भी जाएंगे और इसीलिए दिल्ली की हर सड़कों को चकाचौंध कर दिया गया है, सजा दिया गया है, ताकि जब डेलीगेट्स आए तो उनका स्वागत भव्य तरीके से और सुंदर तरीके से किया जा सके। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ आरजू सेठ, इंडिया न्यूज, दिल्ली। लगातार आप देख रहे हैं जिस तरीके से तैयारी की गई है, लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत मंडपम तैयार है और पूरी दिल्ली तैयार है, तमाम होटल्स तैयार हैं। हर एक ने ऐसी अभूतपूर्व तैयारी अब तक के इतिहास में हम ये कह सकते हैं कि नहीं की होगी। और ऐसी मेजबानी, जब ये कहते हैं अतिथि देवो भव, ऐसी मेजबानी भी इन अतिथियों ने शायद ही देखी हो आज से पहले, जब वो यहाँ पर भारत आएंगे। और इन 2 दिनों में जो मेज़बानी देखेंगे और जिस मेज़बानी की तैयारी की गई है, मेरे ख्याल से वो मेज़बानी ऐसी होगी कि आज से पहले ऐसी मेज़बानी उन्होंने तो नहीं देखी होगी। अक्षित हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि लगातार भारत मंडपम के अंदर से बाहर से तमाम रिपोर्ट्स ले रहे हैं। महिमा हमारे साथ हैं, मनोहर हमारे साथ हैं, इसलिए हम आपको लगातार कह रहे हैं, देखिए माँ कवरेज जारी है, तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आपको कहीं नहीं जाना है, G20 पर लगातार सबसे बड़ी कवरेज जो है वो इंडिया न्यूज पर जारी है। लेकिन महिमा, आपसे शुरू करता हूं, फिर इसी पॉइंट को अक्षित से आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि अक्षित गए थे, मैंने देखा कि आप ताजमहल होटल भी गए थे, आप ITC भी गए थे। आपसे पहले सिर्फ जो आता था हम दाल बुखारा खेला करके निपटा देते, लेकिन इस बार बहुत तैयारी है, मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन इस बार क्या हम ये कह सकते हैं अंदर जैसी तैयारी है? हमारे को तो एक्सेस नहीं है, हम उतनी भाग्यशाली नहीं है, तो ये अब तक की सबसे बेस्ट मेहमान नवाजी उनके लिए रहनी चाहिए या रहेगी जो मेहमान आ रहे हैं? ऐसी तैयारी की गई, आप ये कह सकती हैं? सचिन, देखिए, क्योंकि अगर G20 की बात करते हैं तो G20 कभी भी इतने हाइप पे नहीं गया है, पर जब इंडिया इसका होस्ट है तो लगातार जिस तरीके से हमने तैयारियां की है, चाहे वो सिक्योरिटी से लेकर हो या खान पीन से लेकर हो, तमाम चीज़ों का ध्यान रखा गया है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर से, हालांकि आपको याद होगा जब वो अपनी विदेशी यात्रा से आए थे, उन्होंने साफ तौर से दिल्ली वासियों को भी एक संदेश दे दिया था कि किस तरीके से दिल्ली के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए एक मेहमान नवाजी का एक मौका है जिसे गंवाना नहीं चाहिए। तो
अतिथि देवो भव, जहां हम बात कर रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम की, वहां हम जरूर बात कर रहे हैं अतिथि देवो भव। अब सिक्योरिटी की अगर बात करते हैं तो 1,30,000 पर्सोनल लगे हैं, 45,000 जो है जो फॉरेन डिग्नेटरीज आएंगे उनके साथ रहेंगे। उनकी ड्रेसेस तक अलग बना दी गई हैं क्योंकि खाकी ड्रेस में कोई मिक्सचर ना हो जाए या कोई बाहर का व्यक्ति आके ना उसे पहन ले, इसके मद्देनजर भी ये भी ध्यान में रखा गया है। हालांकि आप पकवानों की बात कर रहे थे तो इसको अक्षित ने काफी तो मैं अक्षित के पास चलता हूँ। अक्षित के चेहरे पे मुस्कान भी बताती है कि उन्होंने ना इनको खूब टेस्ट भी करवाए हैं कि जो G20 को खिलाएंगे वो पहले अक्षित को टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट किए क्या क्या? देखिए, टेस्ट तो नहीं किए हैं पकवान जो भी बने हैं, पर बिल्कुल जब G20 की बात आती है तो भारत ने मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी है, क्योंकि हम तमाम होटल्स में भी गए थे, चाहे वो ताज पैलेस हो, चाहे वो लीला हो, चाहे वो ललित हो, सब होटल्स ने एक अपनी जो है थीम तैयार कर ली है। क्योंकि ताज में अगर हम देखें, मोर के पंख, That was looking amazing. क्योंकि मोर जो है हमारा नेशनल बर्ड भी है, तो उसको लेकर जो है उन्होंने पूरी थीम तैयार कर ली है। और तमाम जो तैयारियां हैं, इकत करके शॉल आता है उड़ीसा से, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार कहते आए हैं कि हमें लोकल आर्टिसंस को प्रमोट करना है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो डोमेस्टिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करना है। तो उसको भी मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पर जो है इकत के जो शॉल हैं वो वेलकम करने के लिए जो है डिग्निटरीज को दिए जाएंगे। और आज भी हमने एक रिपोर्ट करी थी जिसमें कि खादी इंडिया पर जो एक रिपोर्ट है कि खादी के किस तरह से एक एग्जीबिशन एक कल्चर सेंटर में लगाई जाएगी, जिससे कि जो लोकल आर्टिसंस का वर्क है, चाहे वो हर्बल हो, चाहे वो फिर मोदी जैकेट हो जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, और फिर गांधी जी का जो चरखा है उसको भी लगाया जाएगा। और अगर फॉरेन डिग्निटरीज को सीखना हो कि चरखा कैसे चलाना है, क्योंकि रिच कल्चर डाइवर्सिटी को शोकेस करना भी एक प्राइम फोकस में रहा है, तो बिल्कुल भारत ने मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और इससे ज़्यादा डाइवर्सिटी कुछ हो ही नहीं सकती। एक कमेंट मैं आपका लेता हूँ, फिर वो सिक्योरिटी पर्सन वाले सवाल को लेकर के मेजर शाह के पास जाऊँगा। वो ये कि पीएम आपने कहा कि अभी रवाना हो जाएंगे। अगर मैं कुछ उस तरीके से कहूँ कि लड़की के पिता तब तक रवाना नहीं होते तब तक जब तक वो रियलाइज़ कर लेते हैं कि भैया मेरे घर में पूरी तैयारी हो गई है कि नहीं हो गई है। अब वो तभी रवाना हो रहे होंगे मनोहर केसरी, तभी उन्होंने मुख्यमंत्री को भी कह दिया कि बस से आना है, किससे आना है, और अपनी गाड़ी का प्रयोग ना करें। संसद भवन तक कैसे पहुंचे, जो उस दिन जो दिया जानी थी गाइडलाइंस, आज सबको कह दिया किस तरीके से आना है। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं होकर के आता हूं, तब तक आप समेट लीजिए। ठीक है, बिल्कुल आपने सही बात कही। जब घर के गार्जियन शादी के समारोह में पूरी तरह से तसल्ली नहीं कर लेता, तब तो वो घर से बाहर निमंत्रण देने के लिए नहीं निकलता। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री को पूरी तरह से तसल्ली हो गई। जब काउंसिल ऑफ बैठक हो रही थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, उन्होंने सबको कह दिया गया कि आप जो है सो पूरी तरह से तैयार हों, जिनकी जो भी जिम्मेवारी हैं, चाहे G20 सेक्रेटरीट को लेकर के हो, चाहे भारत मंडपम को लेकर के हो, चाहे तमाम, क्योंकि जो इस बार का मुद्दा है ना, जो इस इशूज़ को लेकर के जो चर्चा करेंगे G20, क्योंकि जो भारत मंडपम का मेन गर्भगृह जिसको हम कह रहे हैं, जहां पर बैठक होने जा रही है, जहां तमाम राष्ट्राध्यक्ष बैठेंगे, जहां की कला अगर आप देखेंगे ना, देखते हुए बनता। मैं उस मंडपम के अंदर गया हूं, वहां देखने के बाद सारी पूरी मिनी इंडिया नजर आती है। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको कह दिया है, और 7 ऐसे मुद्दे होंगे जो आज बैठक में बता दिए गए हैं कि कौन कौन से 7 प्रायोरिटी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भारत के लिए जो तमाम स्कीम चलाए हैं, तमाम पॉलिसी चलाए हैं, उनमें से प्रायोरिटी वाइज जो 7 पूरे दुनिया को मदद करेगा। क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, तो वहाँ उसकी झलक दिखेगी। वहाँ उसकी झलक दिखेगी। 1,30,000 के करीब जो है पर्सनल्स वहाँ पर होना, लेकिन उनको खाकी से अलग करना, यानी कि जो पुलिस की ड्रेस है या फिर जो और सिक्योरिटी पर्सनल्स की ड्रेस है, लगातार फिर उसके बाद उनका कोड अलग रखना, उनको कोऑर्डिनेशन में लेकर के आना पुलिस से, कितना डिफिकल्ट था। कब से ये ड्रिल, क्योंकि ऐसा इवेंट आपने आज से पहले किया नहीं है, तो ये सिक्योरिटी ड्रिल आपको पूरी सुनिश्चित करनी थी। ये कैसे पॉसिबिलिटी हो पाई होगी? आपका बड़ा अच्छा सवाल है। फिर से देखिए, सबसे बड़ी कामयाबी मेरी फौज में ऑपरेशंस के दौरान क्या रही है, ये नहीं है कि जाके हमने 4-5 उग्रवादी मार दिए। सबसे बड़ी कामयाबी हमारी ये रही है कि ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद हम वापस फौजी सब लौट के आए हैं सही सलामत, बिना किसी मेरे एक जवान को गोली लगे। ये सबसे बड़ी कामयाबी है। तो मेन मुद्दा क्या है, मकसद ये है कि ये 4 दिन करीब ऐसे निकलें कि कोई हादसा हो ना, दिन रात नो अनटुवर्ड इंसिडेंट शुड हैपन। तो इसी तरीके से आपने जो कोड बताए, जैसे कि जब मैं जम्मू कश्मीर में था तो हमारी टोपी पे हम लोग एक चिन्ह लगा देते थे, एक कलर कोड था कि वो कोड आज का है। अगर बाहर से कोई आदमी आएगा उसको कोड मालूम नहीं होगा। प्लस एक कोड सिक्योरिटी कोड होता है, जैसे कि आज की पहचान क्या है, पासवर्ड बताइए आप। तो आपका जो पासवर्ड होगा, सचिन भाई आपको मालूम होगा, मेरे को मालूम होगा, हमारे बंदों को मालूम होगा,
और वो 2 कोड होंगे ऐसे जो मैच नहीं करेंगे। लगा मैं बोलूँ दिन, आप ये वो नहीं बोलेंगे रात, आप बोलेंगे घोड़ा या कुछ गाड़ी, मैं बोलूँगा घास, तो आप ये नहीं बोलेंगे पेड़, आप बोलेंगे कुत्ता। इस तरीके से मतलब बिल्कुल अनरिलेटेड कोड होते हैं, तो इस तरीके के कोड्स भी इस्तेमाल किए जाएंगे। और हर तरीके से सिक्योरिटी, देखिए सिक्योरिटी एक ऐसी चीज़ है और सेफ्टी ऐसी चीज़ है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। और ये कॉम्प्रोमाइज किया भी नहीं होगा, तभी तो कोई राष्ट्राध्यक्ष जो है उनका इतना बड़ा डेलीगेशन 400 पूरे कमरे जो है उनके बुक कर लिए गए हैं, कैसे उनका कारकेड पूरा आता है और FBI किस तरीके से सुरक्षा करती है वो सुनिश्चित होती है, तभी तो कहीं ना कहीं जो बाइडेन हाँ भरते हैं। उनकी सुरक्षा एजेंसीज कहती हैं कि आप सुरक्षित हाथों में हैं भारत में जा करके, तब तो वो कहते हैं कि हाँ G20 के लिए मैं आ रहा हूँ। और पहले ऐसे अमेरिकन प्रेसिडेंट जो कि 4 दिन के लिए आ रहे हैं। एक बार फिर से सर आप मुझे ठीक कीजिएगा अगर मैं गलत हूँगा, तो अपने आप में हम जैसे देखते हैं कि एशियन गेम्स हुई थी, ये हमारे जैसे फादर बताया करते हैं, वो अपने आप में एक तरीके का एक ऐसा इवेंट था जिसने इंडिया की हिस्ट्री को एक तरीके से बिफोर एशियन गेम्स एंड आफ्टर एशियन गेम्स वाले एरा में दिया। फिर इकॉनमी का बूस्ट जो है फिर वो सामने आया, उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम, तमाम इवेंट्स हमने देखे हैं। लेकिन ऐसा इवेंट जो आप 60 जिसकी बैठक जो है कर चुके हैं और वो कश्मीर तक करके आ रहे हैं और एक मंडपम खड़ा कर देते हैं, उसके भीतर एक मिनी इंडिया है, ये क्या पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज देता है और ये है क्या सर, कितनी बड़ी ताकत है? जितने आपने गिनाया उसमें से G20 सबसे बड़ा मंच है, सबसे बड़ा मंच है। और बाकी में सब हेड्स ऑफ स्टेट नहीं आए थे, इसमें सारा हेड्स ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं, है ना। इसीलिए अब ये जो तैयारियां हैं, जो सिक्योरिटी बता रहे हैं या पकवान बन रहे जो तैयारियां हैं, बहुत शानदार हुआ है। और आई थिंक ये हम लोगों का सबसे बड़ा हमारा भारत के इतिहास में और भारत के जीवन में सबसे बड़ा चीज़ है ये बहुत ही मायने रखता है उसको, और इससे भारत का इमेज काफ़ी आगे जाएगा, क्योंकि सबसे पावरफुल कंट्री है जैसे मैंने बताया था। जाहिर सी बात है। और ये कुछ लोग कहते हैं ना, सॉफ्ट पावर होना और आखिरकार आप यूँ कहें कि हार्ड पावर होना, ये दोनों का बैलेंस जो है, और साथ आप ये कहते हैं कि वन फ्यूचर, यानी कि सबका फ्यूचर सादा है। हम किसी की कन्फ्रंटेशन के लिए नहीं खड़े हुए हैं, हम किसी के नक्शे में जा करके कहते नहीं है किसी और की जगह पे विस्तारवाद हमारी नीति नहीं है, जैसा कि चीन करता आया है। तो चीन ने उस तरीके से, तभी शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, लेकिन पुतिन भी नहीं आ रहे हैं। हालांकि पुतिन का न आना उन्होंने पहले से ही कह दिया था, जो रशिया की तरफ से कहा गया था कि वहाँ पर यूक्रेन के साथ युद्ध छड़ा हुआ स्थिति नहीं है, वो छोड़ सकें रशिया, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना धर्म निभाया, दोस्ती धर्म निभाया। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। हिंदुस्तान के बढ़ते कदम से चीन डरा, भारत की प्रगति से जल रहा है चीन। G20 से पुतिन की दूरी, बड़ी कूटनीति, रंग में भंग डालने का काम कर रहे हैं जिनपिंग। भारत G20 की मेजबानी कर रहा है, ऐसे में दुनिया भर के तमाम देश इस G20 समिट के लिए 9-10 सितंबर को दिल्ली में इकट्ठे हो रहे हैं। अमेरिका से जो बाइडेन आएंगे तो यूके से ऋषि सुनक और फ्रांस से इमैनुअल मैक्रोन भी समिट में पूरे जोश के साथ आ रहे हैं। लेकिन इस दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं दिखेंगे। दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं कि G20 से जिनपिंग और पुतिन के नदारद रहने से क्या फायदा नुकसान है। जिनपिंग से मीडिया का फोकस हटेगा, बाइडेन जिनपिंग की चर्चा ज्यादा होती, भारत को ताकत दिखाने का पूरा मौका है। पुतिन के आने से भारत के लिए धर्म संकट पैदा होता, यूक्रेन युद्ध पर पुतिन फंस सकते थे, पश्चिमी देशों के फेंके जाल में भारत भी फंसता। ऐसे में पुतिन जिनपिंग नदारद हैं तो फायदे का एक बड़ा सौदा दिख रहा है। अब सवाल उठ रहे हैं कि जिनपिंग के G20 में नहीं आने के क्या मायने हैं। 2013 में चीन का राष्ट्रपति बनने के बाद से ही जिनपिंग ने हर G20 बैठक में हिस्सा लिया है। हालांकि इस बार बैठक से नदारद होने की वजह अभी तक नहीं बताई गई है। जिनपिंग ऐसे समय पर भारत नहीं आ रहे हैं जब चीन और भारत के बीच सीमा विवाद पर तनाव अभी भी बना हुआ है। आखिर सही वजह क्या है? चीन की नाराजगी, क्या उसका डर दिखा रहा है? दरअसल भारत अब दुनिया का ग्रोथ इंजन बनता जा रहा है। भारत की सबसे तेज विकास दर है।
चीन में इस वक्त सबसे बड़ा आर्थिक संकट चल रहा है। भारत के उदय को चीन खतरा मानता है। ग्लोबल सप्लाई चेन में हिस्सेदारी खोने का डर है चीन को। भारत के बढ़ते दबदबे से चीन परेशान दिख रहा है और वहीं भारत को ठेस पहुंचाने का मकसद भी चीन का हो सकता है। वहीं पुतिन का नहीं आना भी भारत के लिए अच्छी बात है। अगर पुतिन भारत आते तो यूक्रेन के मुद्दे पर नई दिल्ली बुरी स्थिति में फंस सकता था। भारत ने यूक्रेन के मुद्दे पर कहीं न कहीं रूस का साथ ही दिया है। जब G20 की बैठक होती तो उसमें पश्चिमी मुल्कों के नेता यूक्रेन युद्ध पर पुतिन को घेरते। उनके फेंके जाल में भारत भी फंस सकता था, जिसकी वजह से असहज स्थिति पैदा होने की संभावना जताई गई। पुतिन के नहीं आने से भारत एक बड़ी परेशानी से बच गया है। मतलब साफ है, जिनपिंग जहां जलन से नहीं आ रहे हैं, वहीं पुतिन दोस्त भारत को धर्म संकट में डालना नहीं चाहता। तो कुल मिलाकर दोनों का G20 से नदारद रहना भारत के लिए फायदे का सौदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अरविंद जी, आ तो पुतिन भी नहीं रहे हैं, अभी मैंने रिपोर्ट दिखाई, लेकिन पुतिन एक सच्चा दोस्त होने के नाते वो जानते हैं कि एक बहुत बड़ा इवेंट है, वो उसकी शुभकामनाएं देते हैं, वो बताते हैं कि अपनी इनएबिलिटी की वो क्यों नहीं आ पा रहे हैं। एक धर्म संकट में फंसने से एक दोस्त को वो बचा लेते हैं और वो भारत की ताकत तब है। शी जिनपिंग नहीं आता है, मैं इस पे आपका कमेंट चाहूँगा। वो भारत की ताकत तब है जब एक तरफ पुतिन कहते हैं कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ, वही पुतिन जब पीएम मोदी से ज़ेलेंस्की अप्रोच करते हैं कि भैया आप युद्ध रुकवा दो, अगर कोई रुकवा सकता है तो आप रुकवा सकते हैं। जब जाते हैं फ्रांस तो ज़ेलेंस्की से जो है वो 1-to-1 कर लेते हैं, लेकिन पुतिन से भी बात वैसे ही करते हैं और तेल पुतिन से खरीदते रहते हैं। ये भारत की ताकत है दोनों देशों के साथ, इसलिए पुतिन ने वो फर्ज निभाया। अब उसके बाद इस G20 के मन से ये आवाज़ कितनी और बुलंद है। सचिन साहब, देखिए इस बात को हम ऐसे समझेंगे, जब 1962 की लड़ाई हुई थी तो रूस ने ये कहा था, उस समय का सोवियत संघ, उसने ये कहा कि चीन हमारा भाई है और भारत हमारा दोस्त है, किसको नाराज करें। तो पुतिन साहब का नहीं आना बहुत सारे कारण है। एक तो उसके ये कि उनको युद्ध अपराधी समझा गया है, तो वो बहुत सारे वो कानून से संबंधित कुछ मामले आते हैं, पर उसके अलावा कहीं ना कहीं चीन और आपसे उनके बीच में भी है। वह चीन को भी नाराज़ नहीं करना चाह रहा है और भारत को भी रूस नाराज़ नहीं करना चाह रहा है। ऐसी स्थिति में भारत जो कुछ भी कर रहा है वो अगर डिप्लोमेसी के मोर्चे पे कहा जाए तो वह उसकी विजयी मानी जानी चाहिए। जगत मेहता साहब मुझे मिले थे, जो वहाँ चीन में राजदूत भी रह चुके हैं। तो जगत मेहता साहब को जब दूसरे सारे डिप्लोमेट्स के साथ वहाँ आमंत्रित किया गया था तो उनको चाइनीज़ भाषा में वो कुछ पढ़ने के लिए दिया गया और उसमें भारत की भर्त्सना की गई थी। और जब वो उसका बाइकआउट करके बाहर आए अपनी पत्नी रमा जी के साथ में, तो उनको लेने के लिए गाड़ी तक नहीं थे। आज देखिए समय बदल रहा है। आज 50-60 सालों बाद में शी जिनपिंग की वही हालत हो गई है जो हमारे राजदूत जगत मेहता की वहाँ हुआ। चलिए मैं आपके ही इसके साथ कंक्लूड करता हूँ। आपने कहा था कि हो सकता है कि स्थितियां सुधरेंगी नहीं, अगला साल तो हो सकता है और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहने वाला है। कहीं ना कहीं हालत ये शायद हो चली है कि जैसे शुतुरमुर्ग कई बार आंखें बंद कर लेता है, उसे लगता है कि मैं मुसीबत में हूँ और मुझे कोई देख नहीं रहा, तो पूरा विश्व को उसे ये लगता है कि पूरा विश्व में मुझे कोई देख नहीं रहा, लेकिन आंखें बंद करने से ऐसा हो नहीं जाता फिलहाल तो। लेकिन हमें G20 साधना है, G20 हमारी ताकत है और 2 ही दिन में शुरू हो रहा है। इस कारण से तमाम रंग आप इंडिया न्यूज़ पर लगातार देखते रहेंगे। ये बड़ा पैनल, ये हमारे संवाददाता लगातार भारत मंडपम के अंदर से बाहर से अक्षित होंगे, मनोहर होंगे, यहाँ पर हमारे साथ महिमा होंगी, लगातार ये रिपोर्ट्स पहुँचाते रहेंगे। और पीछे देखिए लाल किला, हमने आपको दिखाया कि कैसे अभेद लाल किला है, दिल्ली इस तरीके से तब्दील है। लगातार खबरों का सिलसिला जारी है, छोड़े जाते हैं नई तस्वीरों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।